मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो काला जादू जैसा कुछ कर रहा होता है। वो किसी लड़की की फोटो पर खून गिराकर कोई मंत्र कह रहा होता है। फिर कट करके दिखाते हैं कि वही काला जादू करने वाला आदमी लेटा हुआ है और कोई उसके पैरों को लकड़ी काटने वाले आरे से काट रहा होता है। फिर उसी लड़की की फोटो पर खून की फुहार गिरती है और तभी एक सोफे को दिखाया जाता है। कट करके एक लड़के और दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो शायद एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं। डिलीवरी के लिए उनके पास एक पार्सल आया होता है। वे शटर खोलकर उसे देखते हैं। वहाँ जंजीरों में बंधा हुआ एक सोफा होता है जो कि रिक्लाइनर टाइप का सोफा है। उसके ऊपर एक नोट भी है जिसमें फ्रांसिस्का नाम की औरत का डिलीवरी एड्रेस लिखा होता है। कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो है मूवी की हीरोइन। डांस उसकी लाइफ है और उस वक्त वो भी डांस कर रही होती है। पहले सीन में जिस लड़की की फोटो पर उस आदमी ने खून गिराया था वो फ्रांसिस्का ही थी। जैसे ही फ्रांसिस्का अपने डांस खत्म करती है उसी वक्त वहाँ दो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनमें से एक है इंस्पेक्टर ग्रेवी और दूसरी उसकी पार्टनर इंस्पेक्टर रोजेन। दोनों फ्रांसिस्का से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं और वहीं बैठकर उससे बातें करते हैं। फ्रांसिस्का की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मैक्सी जो उसके साथ बैठी हुई होती है। रोजेन पूछती है कि क्या फ्रेडरिको को आप जानती हैं? मैक्सी जरा नर्वस होकर कहती है कि अरे वो तो एक साइको है। इतने में फ्रांसिस्का कहती है कि हाँ मैं फ्रेडरिको को जानती हूँ, आप आगे पूछिए। तब इंस्पेक्टर्स उसे आईपैड में एक कटी हुई टांग की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये आज सुबह कुत्ते इसे काट रहे थे और ये फ्रेडरिको की टांग है, पर अब तक हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मगर इस टांग की हालत देखकर लगता है कि फ्रेडरिको जिंदा नहीं है। इसी सिलसिले में हम आपसे बात करना चाहते हैं। फ्रांसिस्का एकदम चौंक जाती है पर मैक्सी जवाब देती है कि वो एक साइको है और वो हमेशा पागलों जैसी हरकत करता रहता है और हमेशा फ्रांसिस्का के आगे पीछे घूमता ही रहता है। इतने में फ्रांसिस्का कहती है कि एक्चुअली मेरे कई फैंस हैं, खासकर आदमी जो हमेशा मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। मैं खुद नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों करते हैं। फ्रेडरिको भी उसी तरह मेरा पीछा करता रहता था और मैंने इस बारे में पुलिस से भी कंप्लेंट की थी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। अब ग्रेवी भी फ्रांसिस्का को ताकने लगता है। फ्रांसिस्का देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है और उसमें बेशक ऐसी कोई बात तो जरूर थी जिससे मर्द आकर्षित हो जाते थे। अपनी बात कहकर फ्रांसिस्का वहाँ से निकलती है। तब ग्रेवी उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम आपको इस पे कांटेक्ट करेंगे। कार्ड लेकर दोनों सहेलियां वहाँ से निकल जाती हैं। अब कट करके उस कुरियर कंपनी को दिखाते हैं जहां जंजीरों से बंधा हुआ रिक्लाइनर सोफा रखा हुआ है। तीनों वर्कर्स उसे नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक लड़की अपना हाथ सोफे के अंदर देकर निकालने की कोशिश करती है। उस सोफे में एक स्प्रिंग सिस्टम होता है जो उठाते वक्त ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। उस लड़की का हाथ उसमें फंस जाता है और दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। फिर वो सोफा को नीचे रखते हैं और हमें उस लड़की का हाथ दिखाते हैं। उसकी उंगलियां ऑलमोस्ट दो टुकड़ों में कट चुकी होती हैं। दूसरी लड़की तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। अब उस सोफे को लेकर सिर्फ वो लड़का एक दुकान में जाता है। वहाँ बैठे एक बुजुर्ग से कहता है कि आपके लिए एक सोफा आया है। बुजुर्ग पूछता है क्या हमारे लिए, और सोफा किसके नाम पर आया है? तब लड़का बताता है कि ये फ्रांसिस्का के लिए आया है। बुजुर्ग कहता है यहाँ उस नाम का तो कोई नहीं रहता बेटा, मेरी एक पोती है जिसका नाम मैक्सी है। फिर भी चलो दिखाओ मुझे क्या आया है। वो लड़का उसे लेके जाता है और सोफा दिखाता है। वो बताता है कि हमें एड्रेस तो यहीं का दिया गया था, शायद भेजने वाले ने एड्रेस में कोई गलती कर दी हो। इस बीच बुजुर्ग सोफा पर हाथ रखता है। हाथ रखते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। लगता है वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुका है। उसे एक लड़की भागती हुई दिखती है और उसका कोई पीछा कर रहा होता है और अचानक वो लड़की अपनी गर्दन काट लेती है। इतने में वो लड़का बुजुर्ग को जगाता है और घबराकर पूछता है सर आप ठीक तो है ना? अगर आप ठीक नहीं फील कर रहे हो तो मैं एम्बुलेंस बुला देता हूँ। बुजुर्ग मना कर देता है और कहता है बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो सोफे को एक बार फिर से देखकर अंदर चला जाता है। कट करके फ्रांसिस्का के घर को दिखाते हैं जहाँ उस सोफे को पहुँचा दिया गया है। सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ होता है और बहुत ही बेहुदा तरीके से हंस रहा होता है। तभी मैक्सी फ्रांसिस्का को ड्रॉप करने आती है। उस आदमी को देखकर वो कहती है फ्रांसिस्का मेरी बात का बुरा मत मानना, पर इस गधे को तुमने अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया यार? मुझे तो लगता है कि वो गे है और बिना रेंट के तुम्हारे घर में मजे से रह रहा है, तुम उसे भगा क्यों नहीं देती? फ्रांसिस्का कहती है मुझे वो पसंद है यार, तुम उसका इतना मजाक क्यों उड़ाती हो? ठीक है फिर बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर फ्रांसिस्का घर के अंदर चली जाती है। अब कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का का बॉयफ्रेंड टीजे उस सोफे को घर के अंदर लेके जाता है और ऊपर के कमरे में उसको सेट कर देता है। न जाने फ्रांसिस्का को टीजे में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है। लगता है टीजे सचमुच का गे है, उसे फ्रांसिस्का में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो सिर्फ सोफे को वहाँ सेट करके अपने कपड़े निकालता है और कहता है मुझे एक पार्टी में जाना है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है।
उसके जाने के बाद फ्रांसिस्का थोड़ा टायर्ड फील कर रही होती है और वो उस सोफे पर बैठ जाती है। उससे कुछ अजीब सा फील होता है। कट करके मैक्सी के घर को दिखाते हैं जहाँ वो बुजुर्ग बैठा होता है और जरा डिस्टर्ब लगता है। जब मैक्सी पूछती है कि दादाजी क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ा थक गया हूँ। पर वो अब भी किसी कंफ्यूजन में होता है। फिर दिखाते हैं कि वो एक लेटर पैड उठाकर देखता है, उसमें द डेब्यूक लिखा होता है। वहाँ पर हेड स्कार्फ पहनी हुई एक औरत होती है जो बुजुर्ग की गर्लफ्रेंड है। वो पूछती है क्या तुम्हें सच में कुछ फील हुआ था? बुजुर्ग कहता है बिल्कुल फील हुआ था और मैंने देखा कि वो लड़की किसी मुसीबत में है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है क्या तुम्हें यकीन है कि वो डेब्यू की है? वो कहता है कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो डेब्यू की है। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है लगता है तुम्हारे पास भी तुम्हारे पिता जैसी कोई शक्ति आ गई है। इनकी बातें सुनकर लगता है कि ये दोनों झाड़ फूंक, काला जादू इत्यादि वाले काम भी करते हैं। बुजुर्ग एक्चुअली एक एंटीक शॉप चला रहा होता है जहाँ पुराने जमाने की चीजें बेची जाती हैं। अब कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो आराम से नहा रही होती है। तभी उसे बाहर कोई आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से बाहर आकर देखती है और वहाँ एक डरावना सा चेहरा दिखता है। वो डर के मारे चिल्लाती है। फिर पता चलता है कि ये मैक्सी है और एक डरावना मास्क पहनकर आई है। एक्चुअली फ्रांसिस्का ने ही उसको बुलाया होता है क्योंकि टीजे तो घर में है नहीं, घर में वो अकेली होती है, इसीलिए उसने मैक्सी को कुछ देर के लिए घर बुलाया होता है। तभी पूरे घर में धुआं फैलने लगता है और मैक्सी उसके बारे में पूछती है। ओह, तभी फ्रांसिस्का को याद आता है कि पॉपकॉर्न मैं ओवन में छोड़कर आ गई थी। ये सुनकर मैक्सी पॉपकॉर्न का हाल देखने चली जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि धुआं बाथरूम की खिड़की से बाहर जा रहा होता है। अरे बाथरूम में इतनी बड़ी खिड़की कौन रखता है भाई? खैर, अब दोनों एक लैपटॉप को सोफे में रखकर आराम से मूवी देख रही होती हैं। कुछ देर बाद मैक्सी कहती है तुम उस फेडरिको के बारे में ज्यादा मत सोचो, जल्दी से सोने की कोशिश करो। ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। नीचे जाकर वो ऊपर से खिड़की को देखती है, वहाँ से वो सोफा उसे देख रहा होता है। कमजोर दिल वालों को ये विजुअल जरूर डरा देगा। शायद मैक्सी उतनी कमजोर नहीं थी, इसलिए वो एक सेकंड के बाद फिर खिड़की को देखती है। अब वहाँ सोफा नहीं होता। वो इसे अपना कोई वहम समझकर वहाँ से चली जाती है। अब कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं, वो उस सोफे पर बैठी भी होती है और कुछ देर बाद ही उसके ऊपर सो जाती है। उसे अजीब सा फील होता है और ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल नशे में है। उसे हद से ज्यादा नशा फील होने लगता है और कुछ देर में सारा शरीर जलकर राख होने लगता है। तभी वो झट से आंखें खोलती है और देखती है कि वो तो बेड में है। कट करके मैक्सी के दादाजी को दिखाते हैं जो किसी वेबसाइट पर डेब्यू के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। उस वेबसाइट की वीडियो में एक आदमी एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली डेब्यू उस चीज को कहते हैं जिसे भूत या आत्मा अपना माध्यम बनाकर अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करती है। वो ये भी बताता है कि अगर डेब्यू को छू लिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। वो कहता है कि सीने में दर्द होना शुरू होगा। अगर आदमी तंदुरुस्त भी है तो डेब्यू को छूने के बाद वो बहुत बीमार पड़ जाएगा। वीडियो को देखते देखते बुजुर्ग के सीने में भी दर्द होने लगता है और अब वो टैबलेट खाकर सो जाता है। कट करके सुबह फ्रांसिस्का को दिखाते हैं, वो उठती है तो देखती है कि पूरा घर कैंडल से सजा हुआ है और बहुत ही रोमांटिक दिख रहा होता है। कैंडल्स को फॉलो करती हुई वो चल रही होती है और आखिर में उस सोफे तक पहुंचती है। सोफे पर एक और चॉकलेट्स और दूसरी और बिस्किट्स और कॉफी रखी होती है। ये दृश्य बहुत ही रोमांटिक होता है। ऐसा लगता है जैसे सोफे ने अपनी दोनों बाहों में चॉकलेट्स और बिस्किट रखे हुए हैं। फ्रांसिस्का एकदम कंफ्यूज हो जाती है और सोफे के पास जाती है। तभी उस रिक्लाइनर सोफे के पैर उठ खड़े होते हैं और फ्रांसिस्का को टच करते हैं। फ्रांसिस्का बिल्कुल ही घबरा जाती है। इतने में पीछे से टीजे आता है। फ्रांसिस्का भागती हुई उसके पास जाती है और उसे किस करती है और कहती है तो ये तुम्हारा काम था, है ना? थैंक यू सो मच। टीजे कंफ्यूज होकर पूछता है थैंक यू किस लिए? अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना तुम खूब जानते हो, इसलिए ये थैंक यू और ये किस भी। अब तुम आराम करो और मैं बाकी इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कहकर वो चली जाती है। टीजे की कुछ समझ में नहीं आता और वो सोचता है कहीं ये पागल तो नहीं होगी। उसने खुद पार्टी में बहुत पी रखी होती है। वो सीधे सोफे के पास जाता है और वहाँ से एक बिस्किट उठाता है। अरे ये तो बहुत टेस्टी है। ऐसा सोचकर वो दूसरा बिस्किट उठाने ही वाला होता है कि सोफा वहाँ से जरा हट जाता है। ये देखकर तो वो चौंक जाता है। जब फ्रांसिस्का पूछती है कि क्या हुआ, वो कहता है शायद पार्टी में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए मुझे अजीब सा लग रहा है। कट करके इंस्पेक्टर ग्रेवी को दिखाते हैं। वो फेडरिको के खून के रिलेटेड सारे फोटोज को देख रहा होता है। सारे फोटोज किसी तरह के काले जादू की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। ग्रेवी को ये केस एक पहेली लगती है। इतना ही नहीं, फेडरिको ने काले जादू के बारे में एक पूरी वेबसाइट क्रिएट की होती है। ग्रेवी अब उसके बारे में और जानना चाहता है, इसलिए वो फ्रांसिस्का और मैक्सी को बुलाता है। उनके आने पर वो पूछता है कि क्या आपको पता है कि फेडरिको काला जादू करता था? फ्रांसिस्का और मैक्सी दोनों बताते हैं कि उन्हें तो इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक साइको था। फिर वो पूछता है कि तुम्हारी हेल्थ कैसी है,
क्या तुम्हें बुखार या वॉमिट जैसा कोई सिम्टम्स हुए हैं? फिर वो उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें फ्रांसिस्का की फोटो को रखकर एक गुड़िया बनाई गई होती है। उसे देखकर फ्रांसिस्का कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। इतने में इंस्पेक्टर रोजेन पूछती है, तुमने कहा कि तुमने फेडरिको के बारे में पुलिस से कंप्लेंट की थी, पर सच तो ये है कि तुमने अब तक 12 आदमियों पर इस तरह की कंप्लेंट दर्ज करवाई है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो फ्रांसिस्का कहती है, मेरा जवाब आपको अजीब लगेगा, मैं खुद भी इसका कारण नहीं जानती, पर सच तो ये है कि ज्यादातर मर्द मेरी ओर बहुत आकर्षित हो जाते हैं। किसी भी आम लड़की से ज्यादा अटेंशन मुझे हमेशा मिलती है। मैं उतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, पर फिर भी न जाने वो क्या चीज है जो उन्हें मेरी तरफ अट्रैक्ट करती है। तब ग्रेवी पूछता है, जिन 12 आदमियों पर तुमने कंप्लेंट की थी, क्या तुम उन सबके साथ रिलेशनशिप में हो चुकी हो? सभी के साथ तो नहीं, उनमें से 6 के साथ मेरा रिलेशनशिप चल चुका है। फ्रांसिस्का का जवाब सुनकर ग्रेवी कुछ अनकंफर्टेबल फील करने लगता है वो भी फ्रांसिस्का की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। तो फ्रांसिस्का कहती है कि देखिए, डांस ही मेरी जिंदगी है, उसके बाद अगर मुझे किसी की परवाह है तो वो है मैक्सी। इन दोनों के अलावा बाकी सब तो मेरी जिंदगी में आज है, कल नहीं। ग्रेवी पूछता है कि अब तुम किसके साथ हो? फ्रांसिस्का कहती है कि अब मैं अपने बॉयफ्रेंड टीजे के साथ रहती हूँ। कट करके टीजे को दिखाते हैं जो फ्रांसिस्का के घर में ग्रिल पर कुछ पका रहा होता है। तब पीछे किसी की हिलने की आवाज आती है। डर के मारे वो मुड़कर देखता है कि सोफा अपनी जगह से जरा हटा हुआ है। वो फिर अपने काम में लग जाता है। फिर से वही आवाज आती है। वो फिर मुड़कर देखता है तो सोफा अब और भी आगे आ गया होता है। जरा देखिए सोफे को, लगता है उसकी आंखें भी है। टीजे को अब कुछ भी ऑड नहीं लगता और फिर से वो अपना काम करने लगता है। तभी दिखाते हैं कि सोफे का रिक्लाइनर खुलता है और उसमें से एक हुक तेजी से निकलकर टीजे के पैर में लग जाता है। दर्द के मारे वो चीखता है। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का को एक कॉल आता है और वो ग्रेवी को साथ लेकर तुरंत अपने घर पहुंचती है। पूरा घर धुएं से भरा होता है। इतने में टीजे की चिल्लाहट सुनाई देती है। दोनों तुरंत जाते हैं तो देखते हैं कि टीजे के दोनों पैरों में बड़ा छेद बना हुआ है और वो बाथटब में पड़ा हुआ रो रहा है। फ्रांसिस्का उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। इसी बीच ग्रेवी पूरे घर को सर्च करता है ताकि दुर्घटना का कोई कारण मिल सके। धुएं के बीच में वो उस सोफे को देखता है। कट करके बुजुर्ग को दिखाते हैं जो अपने पिता को कॉल कर रहा होता है। उसका मानना है कि उसके पिता की पावर्स उसमें भी आ गई हैं। इसीलिए वो अपने पिता से पूछता है कि मेरे साथ जो हुआ है उसका क्या मतलब है और मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके पिता उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ये कोई पावर्स वगैरह कुछ नहीं है, ये एक श्राप है और तुम इन बेकार की उलझनों में मत पड़ो वरना मारे जाओगे। वो न जाने किसका श्राप और किसको दिया गया था, इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम बस अपना काम देखो और मुझे भी चैन से रहने दो। ऐसा कहकर उसके पिता कॉल काट देते हैं। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का मैक्सी से बात कर रही होती है। मैक्सी को टीजे के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो कहती है तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगा, तुम अपना ख्याल रखना और सेफ रहना। पर टीजे कहाँ है? फ्रांसिस्का कहती है यहाँ पास ही में उसकी मम्मी का घर है, वो वहाँ रेस्ट करना चाहता है, इसलिए मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। कट करके टीजे को दिखाते हैं जो लेटा हुआ होता है। वो अपने पैर बिल्कुल भी नहीं चला पाता। वो अपने टैबलेट्स मुंह में डालता है पर वहाँ पानी नहीं होता। वो अपनी माँ को आवाज देता है पर उसकी माँ हेडफोन्स लगाकर मस्त योगा कर रही होती है। फिर वो बड़ी मुश्किल से उठकर खुद पानी लेने जा रहा होता है। तभी वहाँ एक खिड़की पर एक स्प्रिंग जैसा कुछ नजर आता है। उसे देखकर तो हमें भी डर लगने लगता है, पर टीजे सीधे उस खिड़की के पास जाकर झांकता है। वो देखता है कि वो सोफा वहाँ पर खड़ा है और उसे घूर रहा होता है। वो घबराकर खिड़की बंद करने की कोशिश करता है पर एक स्प्रिंग बीच में आ जाता है और वो खिड़की बंद नहीं कर पाता। टीजे नीचे गिर जाता है और तभी एक स्प्रिंग उसके पैर में छेद करने लगता है। दर्द के मारे वो चीखता हुआ वो मुड़कर देखता है कि 2 स्प्रिंग तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। कट करके बुजुर्ग को दिखाते हैं वो अपनी रिसर्च में लगा होता है और एक वेबसाइट को देख रहा होता है। उस वेबसाइट पर बताते हैं कि डेब्यू के आने की हमेशा कोई न कोई वजह जरूर होती है और अपना काम खत्म करने के लिए उसे कई आत्माओं की जरूरत होती है। इसीलिए वो कई लोगों को अट्रैक्ट करके उनकी आत्मा को खाने भी लगता है और उसे कोई नहीं रोक सकता। इस एक्सप्लेनेशन के चलते चलते कट करके दिखाते हैं कि टीजे के शरीर से कोई शक्ति निकलकर उस सोफे के अंदर जा रही है। कट करके वापस बुजुर्ग को दिखाते हैं जो अब समझ चुका होता है कि अब चुप नहीं रहना चाहिए। वो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से फिर से उसी सपने के अंदर जाना चाहता है जहां उसने उस लड़की को अपने गले काटते हुए देखा था। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ मंत्र पढ़ती है और बुजुर्ग उसी सपने में चला जाता है। वहाँ वो उसी लड़की को देखता है जो किसी से डरकर भाग रही होती है। कुछ लोग बड़े बड़े चाकू लेकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की अपना एक बैग नीचे गिराती है। बुजुर्ग उस बैग को खोलता है तो उसमें एक फूल होता है। वो लड़की भागती हुई किसी गरलाड़ को पुकार रही होती है। शायद गरलाड़ उसका साथी था। ये लोग गरलाड़ को भी मार डालते हैं। भागती हुई उस लड़की के रास्ते में एक औरत आ जाती है। उस औरत के हाथ में एक बैग होता है जिसमें कई चीजें होती हैं। ये लड़की उसी बैग से एक चाकू निकालती है और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती और खुद अपनी गर्दन काट लेती है। इस पर बुजुर्ग सपने से बाहर आ जाता है। वो शॉक में होता है और उसकी समझ में नहीं आता कि सपने में क्या हुआ और क्यों हुआ।
उस लड़की ने अपने आप को इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी थी। तब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि कल हम यहाँ से सारे कुरियर कंपनीज को फोन करेंगे और पता लगाएंगे कि वो सोफा किसके पास है। वो रिक्लिनर सोफा जिसके भी पास पहुंचा है उसके और उसके साथियों की जान खतरे में है। लेकिन बुजुर्ग और उसकी गर्लफ्रेंड ये नहीं जानते कि वो सोफा मैक्सी की फ्रेंड फ्रांसिस्का के पास है। कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो उस सोफे पर बैठी सो रही होती है। वो अचानक उठकर देखती है कि फर्श पर उसके कपड़े बिखरे पड़े हैं। वो घबरा जाती है और उन कपड़ों को फॉलो करती है। तभी उसे किसी की परछाई दिखती है जो उसके कपड़े हाथ में लिए कुछ कर रहा होता है। वो आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ बाथरूम की खिड़की खुली होती है। वो झांक कर खिड़की बंद करती है और मुड़कर देखती है तो लगता है कि कोई वहाँ खड़ा है। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का की नींद खुल गई होती है। यार ये लोग हमें डरा भी देते हैं और फिर दिखाते हैं कि नहीं नहीं ये तो सपना था, हमारा डर तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। एनीवे, अब सचमुच पावर चली जाती है और फ्रांसिस्का अपना फ्लैशलाइट लेकर बाहर जाती है और कंफर्म करना चाहती है कि वो सपना था या सच। वो टॉर्च चलाकर आसपास देख रही होती है कि अचानक सोफा उसकी ओर मुड़ता है। आप होते तो क्या करते? हाँ, वो भी चिल्लाने लगती है। कट करके दिखाते हैं कि मैक्सी को एक कॉल आता है। वो तुरंत फ्रांसिस्का के घर पहुंचती है। वहाँ फ्रांसिस्का बाहर बैठी हुई रो रही होती है। उसे देखकर मैक्सी पूछती है, अरे तुम इस वक्त बाहर क्यों बैठी हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ पास ही तो गया है, तुमने उसे फोन क्यों नहीं किया? फ्रांसिस्का कहती है कि मैंने उसे फोन किया पर वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा। मैक्सी कहती है चलो ऊपर चलकर देखते हैं। फ्रांसिस्का कहती है नहीं, मुझसे नहीं होगा, डरो मत यार, मैं साथ हूँ ना। ऐसा कहकर वो फ्रांसिस्का को ऊपर लेके जाती है। फ्रांसिस्का बहुत डरी भी होती है कि सोफे में भूत है। वहाँ जाकर मैक्सी कहती है मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, शायद चूहों या बिल्ली ने जरा सोफे को खिसका दिया होगा। फ्रांसिस्का नहीं मानती और कहती है नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है और एक रात के लिए क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? मैक्सी उसकी बात मान लेती है और उसे अपने साथ लेके जाती है। दोनों वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी ऊपर से सोफा उन्हें देख रहा होता है। कट करके दिखाते हैं कि टीजे की माँ वैक्यूम क्लीनर से घर साफ कर रही होती है। वो टीजे को आवाज देकर दरवाजा खोलने को कह रही होती है। फिर वो वैक्यूम क्लीनर का वायर एक्सटेंड करने चली जाती है। तब वो मशीन कमरे के अंदर चली जाती है। कुछ ही सेकंड्स में दिखाते हैं कि वैक्यूम पर खून ही खून और वो किसी चीज को खींच रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि मशीन के अंदर खून से लथपथ एक आंख होती है। ये देखकर तो टीजे की माँ बिल्कुल चिल्लाने लगती है। कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो सोफे को घूर रही होती है। वो ये नहीं जानती कि टीजे के साथ क्या हुआ है। तब उसे पुलिस का मैसेज आता है कि हमें तुरंत आपसे बात करनी है। वो तुरंत वहाँ से बाहर जाती है। तभी वहाँ एक नया कैरेक्टर टपक जाता है जो हमेशा फ्रांसिस्का को शादी के लिए प्रपोज करता रहता है। वो कहता है कि टीजे तो किसी काम का नहीं है, मुझसे शादी करोगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे। फ्रांसिस्का गुस्से में लाल हो जाती है और चिल्लाती है कि गेट लॉस्ट यू इडियट। उसे डांट कर वो चली जाती है। फिर ये उचक्का गेट लॉस्ट नहीं होता, वो फ्रांसिस्का के घर के मेन डोर पर जाता है। वहाँ चिट्ठियां खिसकाने का एक होल होता है, उसमें हाथ घुसाकर वो ताला खोल देता है। फिर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। कट करके पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं। ग्रेवी ने फ्रांसिस्का को टीजे के बारे में बताने के लिए बुलाया होता है। बात सुनकर फ्रांसिस्का बुरी तरह रोने लगती है। तभी ग्रेवी उसे एक लिस्ट दिखाता है और कहता है ये सारे खून किसी साइको ने किए हैं। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों का और इस खूनी का जरूर कोई कनेक्शन है। ये ऐसा भी कोई हो सकता है जो तुम्हारा टीजे के साथ रहना पसंद नहीं करता। इस लिस्ट में तुम सिलेक्ट करके बताओ कि वो कौन हो सकता है। क्या पता ये उस खूनी के बारे में हमें कुछ बता सकता हो, इससे हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी। फ्रांसिस्का लिस्ट लेती है और सबसे पहले राल्फ के नाम को सर्कल करती है। वो कहती है कि मुझे इस पर बहुत ज्यादा डाउट है। अब ग्रेवी राल्फ को मेन सस्पेक्ट लिस्ट में डाल देता है। इसके अलावा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एक और आदमी को सस्पेक्ट किया होता है जिसने फेडरिको से कई बार बातें की होती है। कट करके राल्फ को दिखाते हैं वो फ्रांसिस्का के घर में सेट किए हुए कुछ कैमरास निकाल देता है और छोटे छोटे कैमरास सेट कर रहा होता है। लगता है वो कई बार फ्रांसिस्का के घर के अंदर आ चुका होता है। वो कैमरा सेट कर रहा होता है और तभी सोफे को दिखाते हैं। सोफा उसकी तरफ मुड़कर देख रहा होता है। इस भूत से बेखबर राल्फ सीधे फ्रांसिस्का के बेडरूम में जाता है और उसके बेड पर लेटकर बेहुदा हरकत करने लगता है। तभी सोफा उसे झांक कर देखता है। उसके पास रखी हुई आयरन बॉक्स को उठाकर सीधे राल्फ की खोपड़ी में दे मारता है। मतलब आवाज से तो यही लगता है कि सोफे ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी थी। अब कट करके बुजुर्ग और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं जो सारे कुरियर कंपनीज को कॉल कर रहे होते हैं पर उन्हें सही डिटेल्स मालूम नहीं मिलती। बुजुर्ग कहता है मुझे अच्छी तरह याद है कि उस लड़की का नाम फ्रांसिस्का है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारी मैक्सी की फ्रेंड का नाम भी तो फ्रांसिस्का है। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम तो पैट्रिका है। ऐसा कहकर बुजुर्ग सही ट्रैक पर चल रही गर्लफ्रेंड को स्टॉप कर देता है। फिर वो मैक्सी को वॉइस मेल भेजता है कि बेटी तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कट करके मैक्सी और फ्रांसिस्का को दिखाते हैं।
मैक्सी कहती है लगता है कोई साइको इस सारे खून कर रहा है, तुम्हारा अकेला घर में रहना सेफ नहीं है, तुम एक दिन इस लॉन्ज में रुक जाओ। ऐसा कहकर वो जाने वाली होती है कि फ्रांसिस्का उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। वो टेंशन और घबराहट के बीच किसी कंफ्यूजन में चिल्ला रही होती है और कहती है तुम एटलीस्ट मेरा एक काम तो कर ही सकती हो, तुम मेरे घर जाओ और मुझे कॉल करके बताओ कि वो रिक्लाइनर सोफा वहाँ पर है या नहीं। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ और तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। ऐसा कहकर मैक्सी वहाँ से चली जाती है। कट करके दिखाते हैं कि पुलिस स्टेशन में ग्रेवी बहुत उदास बैठा हुआ होता है, शायद उसका और उसकी बीवी का झगड़ा हो गया है। तभी रोजेन आकर पूछती है क्या मेरे साथ डेट पर चलोगे। रोजेन का शायद ग्रेवी पर क्रश होता है, ग्रेवी मना कर देता है। तभी उसके कंप्यूटर पर वीडियो कॉल चल रही होती है, वो एक्चुअली फ्रेडरिको का ब्लॉग होता है। तभी रोजेन नोटिस करती है कि उस वीडियो के बैकग्राउंड में वही रिक्लाइनर सोफा है। वो पूछती है कि सोफा का ये मॉडल बहुत फेमस है क्या, इस आदमी के पास भी रखा हुआ है। दोनों उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि मैक्सी अपने घर पहुंच चुकी है और बुजुर्ग उसे उसकी फ्रेंड का नाम पूछता है। मैक्सी कहती है फ्रांसिस्का। बुजुर्ग की गर्लफ्रेंड बिल्कुल ठीक कह रही थी। तभी बुजुर्ग मैक्सी से कहता है देखो बेटी, तुम्हारी फ्रेंड के पास जो रिक्लाइनर सोफा है वो बहुत ही खतरनाक है, फ्रांसिस्का की जान खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। उनकी बातों के बीच मैक्सी अचानक उठकर चली जाती है। अब कट कर दिखाते हैं कि वो सीधे फ्रांसिस्का के घर पहुंच चुकी है। वो उस सोफे को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि बालकनी में कोई राल्फ को पैरों के बल खींच रहा होता है। मैक्सी बहुत ही धीरे धीरे आगे जाकर देखती है कि वो सोफा राल्फ को उठाकर बालकनी से नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहा होता है। इस अनहोनी को देखकर मैक्सी चिल्लाती है और तब सोफा मुड़कर उसकी ओर देखता है। मैक्सी वहां से बचने की टेंशन में कार की कीज वहीं पर छोड़कर भाग जाती है, पर वो बाहर नहीं जा पाती। वो झट से बाथरूम के अंदर जाती है और खुद को लॉक कर देती है। अब उसके पास बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है, वो है बाथरूम की खिड़की। वो उस खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी दिखाते हैं कि सोफा दरवाजे के की होल से मैक्सी को देख रहा होता है। सोफे की भी तो आंखें थी ना, याद है ना आपको। उसी से वो देखता है खिड़की के ठीक नीचे एक बड़ा ड्रम होता है जो पुरानी बोतलों से भरा हुआ होता है और कोई रास्ता नहीं होता और मैक्सी सीधे उसमें कूद जाती है। फिर उस ड्रम का ढक्कन बंद हो जाता है। कट करके फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रही होती है। तभी उसे किसी की रूखी सी आवाज सुनाई देती है। वो घबराकर सिंक की ओर जाती है और सुनती है तो उसमें से आवाज आती है वेलरी वेलरी। एक्चुअली वो सोफा ही वेलरी का नाम ले रहा होता है। फ्रांसिस्का अब और भी डर जाती है। वहाँ से पीछे हटकर वो किसी से टकराती है। वहाँ ग्रेवी और रोजेन आए हुए होते हैं। वो मैक्सी के बारे में पूछते हैं। फ्रांसिस्का बताती है कि मैक्सी उसके घर गई है। अब दोनों इंस्पेक्टर्स तुरंत उसे वहाँ से लेके जाते हैं और कहते हैं हमें किसी पर शक है, क्लियर बात तो आप ही बता सकेंगी। ऐसा कहकर वो उसे उसके घर ले जाते हैं। घर के बाहर मैक्सी की कार खड़ी होती है, पर घर के अंदर मैक्सी नहीं होती। तभी वो कार को देखते हैं। अगर वो बाहर गई तो कार की इस तरह छोड़कर कहाँ चली गई, ऐसे सोचकर वो पूरे घर और बाहर उसे ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते ग्रेवी नीचे गिरे हुए राल्फ को देखता है। वो नीचे जाकर उसे चेक करता है कि ये कैसे मरा। फ्रांसिस्का उसे ऊपर से देख रही होती है। तभी उसे फिर से वेल्डी वेल्डी करके किसी की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो सोफा उसके बिल्कुल पास आ गया होता है। वो चिल्लाती हुई कार की उठाती है और नीचे भागकर अपनी कार में जल्दी से निकल जाती है। वो सीधे ऊंचे पत्थरों वाली एक जगह पर पहुंचती है। उससे अब स्ट्रेस और बर्दाश्त नहीं होता। उसे पता होता है कि उसके साथ कुछ तो हो रहा है, पर वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए वो खुदकुशी करने के इरादे से आई भी होती है। वो वहाँ से कूदने वाली होती है कि तभी उसे कॉल आता है। उसे मैक्सी के दादाजी कॉल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम्हें मुझे एक जरूरी बात बतानी है, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। अब मरने का इरादा बदलकर फ्रांसिस्का वहाँ से निकल जाती है। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का मैक्सी के दादाजी से बात कर रही होती है। बुजुर्ग को मैक्सी की हालत के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो फ्रांसिस्का से पूछता है उस रिक्लाइनर सोफे के बारे में तुम क्या जानती हो, तुम्हें वो सोफा किसने भेजा था। फ्रांसिस्का कहती है मुझे कुछ नहीं पता कि वो सोफा किसने भेजा था, इस वक्त मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे वेलरी वेलरी करके किसी की आवाज आ रही है। अब वेलरी नाम सुनकर बुजुर्ग बिल्कुल चौंक जाता है और फ्रांसिस्का को वही रिसर्च वाली वेबसाइट दिखाता है। बुजुर्ग के सपने में जो लड़की आई थी वो गरलाड गरलाड कहकर पुकार रही थी, पर उस लड़की का नाम बुजुर्ग नहीं जानता था। अब वेलरी का नाम सुनकर वो कुछ बातें कनेक्ट करता है और वेलरी और गरलाड नाम की कहानी के बारे में फ्रांसिस्का को बताता है। वो एक अमानुषी कहानी होती है। वेलरी और गरलाड एक कपल थे और वे साथ मिलकर काले जादू से रिलेटेड कई काम किया करते थे और अपने इस काम के लिए वे कई लोगों की आत्माओं को खाते थे। उनके पास एक जहरीला फूल था जिसे खिलाकर वे लोगों को बेहोश कर देते थे और बेहोशी की हालत में वे उन लोगों की आत्मा को खाते थे। जब घर वालों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन दोनों को पूरी तरह से मारकर उनकी जान ले ली थी और यही सीन बुजुर्ग ने सपने के रूप में देखा हुआ होता है। सपने में उस लड़की के रास्ते में एक औरत आई भी होती है। बुजुर्ग कहता है कि उस औरत का नाम मैरी सेंट कैलरी है। मैरी सेंट कैलरी नाम सुनकर फ्रांसिस्का बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है मैरी सेंट कैलरी कहा ना आपने।
वो तो मेरी परदादी की परदादी का नाम है। तभी सारा राज खुलने लगता है। बुजुर्ग ने मैरी सेंट क्लेरी के बारे में कई कहानियां पढ़ी भी होती हैं, जिसमें बताया हुआ होता है कि उसके शरीर में वेलरी नाम की एक लड़की की आत्मा घुस गई थी। इतना ही नहीं, बाद में मैरी सेंट कैलरी एक नन बन गई थी। और वेलरी का भी एक फ्लैशबैक होता है कि कई आदमी उससे अट्रैक्ट होकर उससे शादी करना चाहते हैं। वे उसके पीछे पड़े रहते हैं और उसे पाने के लिए आपस में लड़कर कई आदमी मर चुके थे। अब इस पर फ्रांसिस्का चौंक के कहती है, ओ गॉड, यही सब तो मेरे साथ भी हो रहा है। बुजुर्ग कहता है कि इस कहानी में गरलार्ड नाम के आदमी की आत्मा भी शामिल है। वो आत्मा वेलरी की आत्मा को पाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। उस जमाने में वेलरी की आत्मा किसी तरह से मैरी सेंट कैलरी के शरीर में घुस गई थी और वो आत्मा पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारी फैमिली की औरतों से तुम्हारे शरीर में आ चुकी है। शायद तुम्हारे शरीर में भी वही आत्मा हो सकती है और शायद उस सोफे के अंदर गरलार्ड की आत्मा बसी हुई है। अब बुजुर्ग की इस बात पर सस्पेंस वाला म्यूजिक जोर से बजने लगता है। इसी बीच बुजुर्ग कहता है, अब हमें सिर्फ एक काम करना है, 2 बॉक्सेस लेने होंगे और गरलार्ड और वेलरी की आत्मा को उन बॉक्सेस में बंद करके उन्हें जलाना होगा। ऐसा करने से उनकी सारी करतूतें बंद हो जाएंगी। अब ऐसा कहकर वो उन बॉक्सेस को तैयार करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि रोजेन किसी दूसरे पार्टनर के साथ पूछताछ के लिए कहीं जा रही होती है। अब फिर से फ्रांसिस्का को दिखाते हैं जो ये सपना देख रही होती है कि एक औरत चाकू से अपने आप को काट रही है। झट से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखती है कि बुजुर्ग दर्द के मारे तड़प रहा होता है। शायद उसके सीने में दर्द हो रहा था। वो टैबलेट्स की ओर इशारा करता है, पर अब फ्रांसिस्का गलत समझ जाती है कि बुजुर्ग ने आत्माओं को पकड़ने के लिए कहा है। इसीलिए वो उन 2 बॉक्सेस को लाने के लिए चली जाती है। वो सीधे उस रिक्लाइनर सोफा के पास पहुंच जाती है। कट करके दिखाते हैं कि ग्रेवी किसी आदमी को पीट रहा होता है। ये वही आदमी है जिसने पहले सीन में उस काले जादू वाले आदमी के पैर काटे थे। ग्रेवी उससे पूछता है, अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो सच सच बताओ कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा। वो आदमी कहता है, सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने उसे नहीं मारा था। फ्रेडरिको ने खुद मुझसे उसके पैर काटने को कहा था। आप खुद ही देख लीजिए, उसने अपनी मर्जी से इस कागज में लिख कर दिया है और साइन भी किया है। ग्रेवी के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो चिल्लाता है कि अबे ये क्या जमीन के कागज है जो साइन लेकर तू बंटवारा कर देगा। तूने जो किया है उसे कत्ल कहते हैं और ये क्राइम है। बता, तूने फ्रेडरिका का खून किया है ना। उसके बार बार पूछने पर वो आदमी सच नहीं बताता। वो ग्रेवी से कुछ छुपा रहा होता है। कट करके रोजेन को दिखाते हैं जो किसी और पार्टनर के साथ राल्फ के घर पहुंचती है। वहां वो देखती है कि इतने दिन राल्फ क्या कर रहा था। वो एक एक करके उन वीडियोस को देख रही होती है जो राल्फ ने फ्रांसिस्का के घर में रखे कैमरे से निकाले थे। एक वीडियो में वो देखती है कि वो सोफा जरा हिल रहा होता है। वो बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का उन बॉक्सेस को हाथ में लेकर चिल्ला रही होती है, इसके अंदर आजा, इसके अंदर आजा। वो पागलों की तरह सोफे से कह रही होती है कि चुपचाप अंदर आजा। फिर वो उस पर पेट्रोल डालती है और उसे आग लगाने की धमकी देती है। फिर जैसे ही वो माचिस झाड़ती है तो वो सोफा फूंक मारकर उसे बुझा देता है। वो दोबारा जलाती है पर वो सोफा फिर से फूंक मारता है। तब दिखाते हैं कि सोफा बिल्कुल इंसान की तरह उठकर खड़ा होता है। इसके बाद का एक्साइटमेंट मिस मत कीजिएगा। कट करके एक तरफ रोजेन को दिखाते हैं जो वीडियो में सोफे को हिलते देखकर भाग रही होती है। फिर ग्रेवी को दिखाते हैं जो उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है। मूवी का मेजर ट्विस्ट उस आदमी के मुंह से निकलता है। वो कहता है, सर मैं सच बताता हूँ, फ्रेडरिको ने मुझे उसके पैर काटने को कहा था। फिर उसने अपने पैरों में पट्टी बांधी थी और मुझसे कहा कि मैं उसे रिक्लाइनर सोफा के अंदर बिठा दूं। सर एक्चुअली वो फ्रेडरिको उस रिक्लाइनर सोफे के अंदर ही है। हमने ये ट्विस्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? तो हमें कमेंट में जरूर बताना। कट करके दिखाते हैं कि ग्रेवी उस सोफे पर अंधाधुंध गोली चला रहा है। तभी उस सोफे के अंदर से एक रूप निकलता है जो बहुत ही डरावना होता है। उसके चेहरे की खान निकल चुकी होती है और वो ग्रेवी के सामने खड़ा होता है। ग्रेवी सीधे उसके सर पर गोली चलाता है और उसे गिरा देता है। अगर आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं तो ऑल इज वेल कहकर मन को शांत कर दीजिए, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। कट करके दिखाते हैं कि फ्रांसिस्का डरी हुई है और अपने टेंशन को खत्म करने के लिए वो कुछ टैबलेट्स लेना चाहती है। वो बाथरूम के अंदर जाती है और वहाँ उसके हाथ से टैबलेट गिर जाते हैं। टैबलेट्स उठाने जब वो झुकती है तो दरवाजा खुलता है और वहाँ सचमुच वेलरी की आत्मा खड़ी होती है। फ्रांसिस्का के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी बाहर से रोजेन की आवाज आती है जो पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फिर वो अंदर चली जाती है पर अब फ्रांसिस्का बहुत नॉर्मल दिखती है और रोजेन को थैंक यू कहती है। कट करके दिखाते हैं कि मैक्सी उस कचरे के ड्रम से बाहर निकलती है। वो खून से लथपथ होती है और उसके सर पे कांच के टुकड़े गड़े होते हैं। वो सीधे घर के अंदर जाती है और फ्रांसिस्का उसे देखकर खुशी से गले लगने लगती है। थैंक गॉड मैक्सी, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी आईने में फ्रांसिस्का का चेहरा दिखाते हैं। उसके चेहरे पर अब शैतान की हंसी होती है। फिर बुजुर्ग को दिखाते हैं और दूसरी ओर मैक्सी को दिखाते हैं। मैक्सी अपनी दादाजी की सारी रिसर्च पेपर को देखती है। फिर ग्रेवी को दिखाते हैं जो फ्रांसिस्का के साथ डेट पर होता है। फ्रांसिस्का अपने पूरे मेकअप में होती है और दोनों एक दूसरे के साथ खूब फ्लर्ट कर रहे होते हैं। ग्रेवी कॉफी पी रहा होता है
और पूछता है ये कौन सी फ्लेवर वाली कॉफी है और ये कौन सी वैरायटी का फूल है। आपने पहचान लिया होगा कि ये वही स्पेशल फूल है। कट करके दिखाते हैं कि रोजेन को ऑटोप्सी डिपार्टमेंट से एक कॉल आता है। वहाँ का डॉक्टर कहता है कि उस सोफे से जो आदमी निकला था उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन गलत है। वो जिंदा आदमी नहीं था जिसे ग्रेवी ने गोली चलाकर मार दिया था। अब रोजेन ये सुनकर चकित रह जाती है। कट करके दिखाते हैं कि मैक्सी अपना रिसर्च कर रही है। वो पता लगाती है कि डेब्यूक अपने इरादे के मुताबिक अपना रूप बदल लेता है। जिस शरीर में डेब्यूक घुसता है, अगर किसी वजह से वो शरीर जल जाता है तो वो पास की किसी और चीज में घुस जाता है, और जब उसे अपनी चॉइस का दूसरा शरीर मिलता है तो वो उस चीज से निकलकर उस दूसरे शरीर में चला जाता है। इस पॉइंट पर हमें ये ट्विस्ट समझ में आने लगता है, एक्चुअली वो आत्मा सोफे में नहीं थी बल्कि उसके अंदर रखी हुई लाश के अंदर थी, और वेल्ड्री की आत्मा कई पीढ़ियों से फ्रांसिस्का की फैमिली में बस गई थी, और वेल्ड्री की सदियों पुरानी आत्मा को पाने के लिए गल्लार्ड की सदियों पुरानी आत्मा कोशिश कर रही थी, और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए वो आत्मा कई लोगों के शरीर का इस्तेमाल कर रही थी। पर सोफे के अंदर बसने के बाद उसका प्लान फेल हो गया था। पर अब वेल्ड्री की आत्मा फ्रांसिस्का के अंदर आ चुकी है। अब गल्लार्ड की आत्मा को भी तो एक शरीर चाहिए था ना, और वो शरीर है ग्रेवी का, और इसीलिए फ्रांसिस्का के अंदर बैठी वेल्ड्री ग्रेवी के अंदर बैठे गल्लार्ड को वही स्पेशल फूल वाली कॉफी दे रही थी। दोनों आत्माओं में इस तरह रोमांस चल रहा होता है। तभी रोजेन वहां पहुंच जाती है। तब ग्रेवी गल्लार्ड बनकर खड़ा होता है और रोजेन की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। इस गर्दन तोड़ क्लाइमेक्स के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। कैसी लगी ट्विस्ट पे ट्विस्ट वाली मूवी? इस मूवी को देखने के बाद तो अपने घर के सोफे पर बैठने से पहले 2 बार जरूर सोच लेना दोस्तों। आपकी भी सेम फीलिंग्स है तो कमेंट्स में बताइए, और हमेशा की तरह इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।